तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो गाइस मैं आपका फ्रेंड, आपका कंपेनियन चित्रांश दादिच आप लोगों के लिए फिर से लेक्चर लेकर के आया हूं। अगला पार्ट हमारे लेक्चर का, जो हम लास्ट वीक हम लोगों ने आधा चैप्टर देख लिया था, थोड़ा सा पार्ट आज बचा है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। एनिमल इन प्रिजन। एनिमल इन प्रिजन के अंदर कोई एनिमल को प्रिजन में बंद नहीं किया गया है। नेहरू जी जो है वो प्रिजन में बंद है, देहरादून की जेल में बंद है। वहां पर प्रकृति के साथ, छोटे छोटे कीटों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, कुत्ते बिल्ली इत्यादियों के साथ वो कैसा संबंध महसूस करते हैं, इसके बारे में वो अपने भावों को बता रहे हैं कि कैसा वो महसूस करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस तो है ही हैं, लेकिन वो फील कैसा कर रहे हैं उसके बारे में भी वो बताते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए, तो 15 से पहले के सारे पैराग्राफ्स हम लोग देख चुके हैं। इन नैनी देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स। अगर नैनी के जेल की बात की जाए तो वो अलग अलग जेलों से तुलना कर रहे हैं कि भाई मैं इस जगह की जेल में रहा, यहाँ मुझे गिलहरियां मिली, मैं इस जगह की जेल में रहा, यहाँ मुझे कबूतर ज्यादा देखने को मिले। वैसे ही नैनी की जेल में जब वो थे तब थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स, यानी कि हजारों की तादाद में क्या थे, तोते, पैरट्स वहां पर देखने को मिले। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम लिव्ड इन द क्रिवेंसेस ऑफ द बैरक वॉल्स। और बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स ऑफ देम यानी उनमें से बड़ी संख्या में जो तोते थे, वो तोते कहां रहते थे, तो क्रिवेंसेस में रहते थे। क्रिवेंसेस किसको कहा जाता है, देखो भैया, जेल की जो दीवारें होती है ना, उन दीवारों के बीच में कई बार दरार पड़ जाती है, और उन दरारों के बीच में ये तोते जो हैं रहा करते थे। ऑफ माई बैरक वॉल्स। बैरक किसको कहा जाएगा, तो भैया जो आपका जेल होता है, जेल की जो कोठरी होती है, जेल में जो आपका कमरा होता है, उस जेल के कमरे को बैरक कहा जाता है। और वॉल्स का मतलब है दीवारें, तो वो बैरक की दीवारों में रहा करते थे। देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग वॉज ऑलवेज फैसिनेटिंग। उनकी कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब वो एक दूसरे के साथ रहना, एंड लव मेकिंग, और जब तोता तोती आपस में प्यार कर रहे होते थे, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग या आकर्षक या बहुत ही ज्यादा आप कहोगे कि रुचि पैदा करने वाला एक दृश्य बन जाता था, एक साइट देखने को मिलता था। ठीक है। एंड समटाइम्स, और कई बार, देयर वर फियर्स क्वेरल्स बिटवीन देम, बिटवीन टू मेल पैरेट्स ओवर अ लेडी पैरेट। और वही जो लड़कों की हालत है भैया, है कई बार एक कहां गई भैया, हाँ, तो कई बार दो मेल पैरेट जो होते थे, यानी कि दो पुरुष तोते जो होते थे, उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती थी। किस चीज को लेकर के लड़ाइयां हो जाती थी, क्वेरल्स किस चीज को लेकर होती थी, लेडी पैरेट को लेकर के, यानी कि महिला तोती जो है उसके लिए दो तोते आपस में लड़ते रहते थे, ये भी देखने को मिलता था। वुड सेट कामली बाय वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द एनकाउंटर। और वो महिला, मतलब कितना, मतलब यहां पर गहराई से देख रहे हैं नेहरू जी कि एक तोती है, आराम से बैठी है, मस्त, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेफिक्र हो गए। दो तोते हैं, दोनों तोते लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं कि भाई ये तोती किसकी और वो तोती मस्त बैठ रही थी, बोलेगा इन दोनों में से जो जीतेगा अपने को उसके साथ जाना, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा कोई तनाव लेने की आवश्यकता है नहीं। तो वही चीज यहाँ पर जो हम अपने समाज में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, वही चीज यहां भी हमें देखने को मिल रही है कि एक तोती मस्त बैठी है और दो तोते आपस में लड़ रहे हैं। क्लास में भी होता नहीं, ये तेरी वाली है मेरी वाली तो दो लड़के, जिनको मतलब लड़की बैठी है उस बेचारी को पता भी नहीं उसके लिए झगड़ा चल रहा है, और क्लास में दो लड़के लड़ रहे होते हैं, नहीं नहीं ये वाली तो मेरी ऐसे नहीं, देखो ये चीटिंग नहीं चलेगी, ये वाली मेरी ये नाटक नहीं चाहिए लाइफ में। तो यही चीज है यहाँ पे भैया कि भैया समटाइम्स, कई बार, देयर वर अ फियर्स क्वेरल, कई बार गंभीर या भीषण लड़ाई होती हुई देखने को मिलती थी, बिटवीन टू मेल पैरेट्स, दो पुरुष तोतों के बीच में, ओवर अ लेडी पैरेट, किसके लिए लड़ते थे, एक लेडी पैरेट के लिए, हु सेड कामली, और वह लेडी पैरेट जो शांति से मस्त बैठी रहती थी, बाय वेटिंग, इंतजार करते हुए, फॉर द रिजल्ट, कि भाई इस लड़ाई का परिणाम क्या निकलेगा, ऑफ द एनकाउंटर, यानी दो तोतों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई का क्या परिणाम निकलने वाला है, उसके लिए वो मस्त बैठे बैठे वेट करती। एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर, और अपने फेवर, फेवर का मतलब है फिर वो किसके साथ जाने वाली है, तो उसके साथ जाने वाली है जो विनर होगा, यानी विजेता को वो सारे फेवर्स देने वाली है। ऐसे क्लास में आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा वो हो गई है, होशियार हो गई। आजकल रंग रूप ये लड़कियां ज्यादा नहीं देखती, आजकल देखती है टॉपर कौन, क्लास का टॉपर कौन है। एक मुझे जोक याद आ रहा है,
पता नहीं क्लास के हिसाब से उचित है या अनुचित है, चलो सुना देता हूँ यार, तुम छोटे भाई बहन हो। गलत हो, अगर तुम्हें लगे कि सर कक्षा के अनुसार थोड़ा ठीक नहीं था तो माफ कर देना प्लीज। तो एक बार क्या होता है कि एक मतलब एक क्लास होती है जैसे अपनी 6th-7th क्लास होती थी, अपने भी होती थी। तो 6th-7th क्लास के अंदर एक टीचर आता है, मान लो कि, और टीचर आकर के क्लास वाले बच्चों से पूछता है भाई तुम्हें क्या बनना है, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। इतने में ही मान लो कि किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, मान लो आमिर जो है उसका नंबर आया था, हाँ भाई आमिर तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो आमिर कहता है कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा। ठीक है भाई। तो पास में, आमिर के पास में ही कोई एक लड़की और बैठी होती है, उससे पूछते हैं हाँ भाई तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो वो खड़ी होके बोलती है बोले आमिर की पत्नी। बोले जब अच्छा खासा एक खच्चर मिल रहा है जो कमा के पैसा देगा और घर में लाखों रुपए लाख लेके आएगा, तो मुझे कुछ क्यों बनना है, मुझे सीधा उसकी पत्नी क्यों नहीं बन जाना। तो ये तोती जो है उसका भी यही विचार है, बोले अपने को क्या टेंशन है, अपने को कोई लोड नहीं लेने का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जीतेगा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव है, तो जो जीतेगा अपन उसके साथ जाके सेटल हो जाएंगे। देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स, और देहरादून की अगर बात की जाए तो वेराइटी ऑफ बर्ड्स यानी कि विभिन्न तरह के पक्षी वहां देखने को मिलते थे। एंड देयर वाज अ रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग, और लगातार उन पक्षियों के गाने की गड़गड़ाहट जो है, या उन पक्षियों के गाने की आवाज लगातार आती रहती थी। एंड लाइवली चैंटिंग, और चहचहाट सॉरी चैटरिंग, और लाइवली यानी कि बहुत ही जीवंत जो है उनके चहचहाने की आवाज आती थी। एंड ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब भी चहचहाना ही होता है। एंड हाई अबव इट, और इसके ऊपर ही केम द कोयल्स, और उसके बाद कोयल आती थी। प्लेंटिव सनशाइन कॉल, जो कि बहुत ही दुख के साथ में सनशाइन के बारे में बताती थी, या सूर्य की प्रताप से या सूर्य के तेज से दुखी होती। ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी मानसून के दौरान, यानी जिस समय मानसून का मौसम चल रहा होता था। एंड जस्ट बिफोर इट, और इससे थोड़ा सा ही पहले, द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अस, तो ब्रेन फीवर भी एक बर्ड का नाम होता है, वो हमसे मिलने के लिए आती थी। एंड आई रियलाइज्ड सून, और मैंने जल्द ही महसूस किया, व्हाई इट वाज सो नेम्ड, कि इसका नाम ब्रेन फीवर बर्ड क्यों है, और जल्दी मुझे समझ में आया इसे ब्रेन फीवर क्यों कहते हैं। इट वाज अमेजिंग द परसिस्टेंस विथ विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स, कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी होती थी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता था जब वो एक जिद के साथ में लगातार रिपीट करती रहती, दोहराती रहती थी, दोहराती रहती थी, दोहराती रहती थी सेम नोट्स को। मतलब एक बार जो वो गा रही है उसी को गाती रहती, गाती रहती, गाती रहती, गाती रहती, गाती रहती, है ना। बहुत सारे जैसे अपने होते हैं ना, एक गाना है सर ये मेरा फेवरेट गाना है, कौन सा, जैसे मान लो राव साहब किसी का फेवरेट गाना, अब मैं कहूं चलो राव साहब गाना गा के बताओ, तो बोले सर गाना लाइन तो एक ही आती है, तेरे शहर में है रुक्का बाजे राव साहब का, तो इसके आगे कुछ नहीं आता। तो सुबह से शाम तक वो एक ही लाइन, एक ही पंक्ति गुनगुनाते रहेंगे, एक ही लाइन बार बार गाते रहेंगे, तो ब्रेन फीवर ही है और क्या है। तो इन डे टाइम एंड एट नाइट, दिन में भी वही एक लाइन, रात में भी वही एक लाइन। तो ब्रेन फीवर जो बर्ड है उसका भी ऐसा ही था, उसे कुछ नोट आते थे, वही नोट वो बार बार गाती रहती थी लगातार। इन एंड और नाइट इन एंड इन पोरिंग रेन, और जब लगातार तेज बरसात होती रहती थी तब भी। वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स, हम इन ज्यादातर इन पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे। मतलब यहाँ पे जब वो पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर पक्षियों की बात कर रहे हैं पक्षियों की आवाज को लेकर, ना कि वो दिखने में कैसे हैं। क्योंकि जब आप जेल में हो और आपसे दूर थोड़े से पेड़ लगे हुए, उन पेड़ पे पक्षी है, वो पक्षी गा रहे हैं, तो आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आप उन पक्षियों को देख नहीं सकते। तो वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स, इनमें से ज्यादा पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे। वी कुड ओनली हियर देम, हम मात्र उन्हें सुन पाते थे। एज अ रूल, एक नियम के तौर पर, एज देयर वर नो ट्रीज इन आवर लिटिल यार्ड, क्योंकि हमारा जो छोटा सा चौक था उसमें कोई पेड़ नहीं थे। मैंने अभी क्या कहा, पेड़ दूर है, तो आप अपनी कोठरी से, आप अपने सेल से, आप जो कमरा है जिसमें आप रहते हो जेल में, उस कमरे से आप बाहर देख तो नहीं सकते, लेकिन बाहर की आवाजें तो आप तक आ सकती हैं। बट आई यूज टू वॉच द ईगल्स, लेकिन मैं ईगल यानी चील जो है उन्हें देखा करता था। एंड द काइट्स, और काइट्स को, गिल्डिंग ग्रेसफुली हाई अप द एयर, जो बहुत ही सुंदरता से या बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं। समटाइम्स स्वूपिंग डाउन,
और कई बार झपट्टा मारकर वो नीचे की ओर आते, देन अलाउ देमसेल्फ टू बी कैरिड अप बाय अ करंट ऑफ एयर, और उसके बाद तुरंत ही हवा के बहाव से अपने आप को ऊपर की ओर ले जाते। मतलब क्या है कि भैया पतंगे जो ऐसे पहले यूं नीचे आती और एकदम से यूं ड्रिफ्ट होकर के वापस ऊपर की ओर उड़ जाती, या ऐसे ही पक्षी होते जैसे कि ईगल्स। ऑफन अ हॉर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स वुड फ्लाई ओवर आवर हेड्स। अचानक, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, ऑफ्टन बोलते हैं इसको, अक्सर। अक्सर एक झुंड या समूह जो होता था वाइल्ड डक्स का, है ना, क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड का मतलब तो हो गया जंगली, डक को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं, बतख। तो जंगली बतखों का समूह जो है हमारे सर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता था। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली गाउल। तो वहां पर एक बड़ी कॉलोनी थी, यानी बड़ी जमावट थी, बड़ी संख्या में कौन रहते थे, मंकी रहते थे, बंदर रहते थे बरेली की जेल में। एंड देयर एंटिक्स वर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग, और उनकी हरकतें जो होती थी, भाई देखो बंदरों की हरकतें तो देखने लायक होती, वो मस्ती मूड में रहते हैं, वो हमेशा बॉयज मोड एक्टिवेटेड में रहते हैं। बंदर चाहे बूढ़ा भी हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा बॉय मोड में ही है, वो कभी मैन मोड में, कभी ओल्ड मोड में गया ही नहीं, वो बॉयश ही रहता है हमेशा। तो उनकी जो हरकतें थी वो हमेशा देखने लायक होती थी। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, एक ऐसी ही घटना ने, इंसिडेंट किसको कहते हैं, एक ऐसी ही घटना ने मुझे प्रभावित किया था। अ बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन इनटू आवर बैरक एनक्लोज्ड, और एक बार एक बेबी मंकी, यानी एक मंकी का, यानी बंदर का जो बच्चा था, उसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया कि वो नीचे उतर के हमारे जो बैरक थे, मैंने बताया ना कोठरी जो थी उसके पास में आया, एंड ही कुड नॉट माउंट अप, और वह वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया द वॉल अगेन, उस दीवार पर। तो दीवार से उतर के वो मंकी का बच्चा जैसे जैसे नीचे तो आ गया, लेकिन वापस ऊपर नहीं जा पा रहा था। द वार्डर, यानी जेलर जो था, एंड सम कन्विक्ट, और दोषी जो थे, ओवरसीयर्स एंड अदर प्रिजनर्स कॉट होल्ड ऑन हिम एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक, और कुछ प्रिजनर्स ने और कुछ वहां पर ओवरसीयर्स जो थे, जेलर जो थे, उन सब ने मिलकर के उस बंदर के बच्चे को पकड़ा और उसकी गर्दन पे रस्सी बांध दी, जिसको अपन बोलते हैं पट्टा। जानवरों के गले में बांधा जाता है ना पट्टा, है अजीब तो लगता है, लेकिन देखो क्या करें, जिनके घर में पालतू जानवर होंगे वो जानते हैं कि भाई हम उनके गले में जो पट्टा बांध रहे हैं बेसिकली वो उनकी सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन पता नहीं, मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई ठीक है ना, अब आपका पशु है, आपका पक्षी है, तो उसके पट्टा बांधने की क्या जरूरत। कहीं ना कहीं वो बंधन का, गुलामी का, एनस्लेवरी का एक प्रतीक बन जाता है कि भाई आपने उसको अपना गुलाम बना रखा है ना। जब तक पट्टा नहीं है किसी भी जानवर के गले में, और वो अपने मर्जी से आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारे साथ खेल रहा है, कूद रहा है, बाहर भी घूम रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो सब ठीक है, तब तक बढ़िया है। लेकिन जब आप उस पर पट्टा बांध देते हो तो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा मामला वहां पर गड़बड़ है। ठीक है, अगला, द पेरेंट्स प्रिज्यूमेबली ऑफ द लिटिल वन सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल, और पेरेंट्स जो थे जिन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया था, पहले ही उनको पता चल गया था कि अब क्या कुछ होने वाला है उस छोटे से लिटिल वन का मतलब उस छोटे से बंदर के साथ। सॉ दिस ऑल, वो ये सारी चीजें देख रहे थे ऊंची दीवार से। एंड देयर एंगर ग्रू, और उनका गुस्सा जो है वह बढ़ रहा था। सडनली वन ऑफ देम अ ह्यूज मंकी, अचानक उन बंदरों में से एक बंदर जो बहुत ही बड़ा सा था, जंप्ड डाउन, वो नीचे कूदा, and charged almost right into the crowd which surrounded the baby monkey। charged का मतलब होता है हमला कर देना, और उसने अचानक से कूद करके हमला कर दिया बिल्कुल उसी क्राउड पर, उसी भीड़ पर, जिस भीड़ ने उस बेबी मंकी को पकड़ के उसके गले में रस्सी बांध रहे थे, जिन्होंने उस बेबी मंकी को, सराउंडेड का मतलब क्या है, यानी कि घेरना, यानी वह बेबी मंकी जिन लोगों से घिरा हुआ था सीधा जाकर उनपे हमला कर दिया। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव थिंग, ये एक असाधारण रूप से एक बहादुरीपूर्ण कार्य था करने के लिए। फॉर द वार्डर्स हैड स्टिक्स एंड लाठीज, स्टिक का मतलब भी होता है डंडा, और लाठी का मतलब तो लाठी होता ही है। हालांकि वार्डर जो था, यानी कि जो पुलिस वाले थे वहां पर, जो जेलर था उसके पास लाठी था, डंडा था। एंड दे वर
वेविंग देम, और वे उन्हें जोर जोर से ऐसे हिला रहे थे बंदर को दूर भगाने के लिए। अबाउट एंड देयर वॉज क्वाइट अ क्राउड ऑफ देम, और वहां पर लगभग लगभग इंसानों की, लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन भैया मैं एक बात बता दूं तुम्हें, बंदरों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये मतलब मेरा तो आंखों देखा हाल है। मतलब मैं छोटा था, एक मंदिर में बैठा हुआ था, मंदिर के पुजारी जी थे, मतलब मेरे ऐसे लगते नहीं है मामा, लेकिन मैं उनको मामा कहता था क्योंकि मेरी मम्मी उनसे मतलब भ्रातृवत थे, गांव के थे, हमारे गांव मतलब मेरे ननियाल की तरफ के गांव के थे। तो वो एक वैसा हो जाता है ना कि ननियाल वाले गांव के आए हैं तो सारे मामा हैं, अपने गांव के इधर का कोई भी आया है तो बड़ा है तो ताऊ है, छोटा है तो चाचा है, वो मामला। तो उन्होंने क्या करा, एक बंदर आया और बंदर आकर के मंदिर में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने लाठी लेकर के बजा दिया उस बंदर में, भगा दिया उस बंदर को। वेरी गुड, वेरी नाइस, यही करना चाहिए, सेंसेबल इंसान ऐसा ही करना है। उसके बाद 10-15 बंदर आ गए और भाई साहब जो उन्होंने मंदिर को ऐसे घेरा है ना, जैसे आर्मी की बटालियन आकर के चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरती है ना, वैसे उन बंदरों ने घेर लिया भाई साहब। मैं जाकर के सीधा भागा, टकाटक कमरे में, कमरा अंदर से बंद, मामा बाहर से गेट बजाया, खोल। मैं नहीं खोल रहा, छोड़ो खोलना बोलना। तो यही होता है कि भैया बंदरों से पंगा नहीं लेना चाहिए, उनका खोपड़ी खराब होती है ना, झुंड में आकर हमला करते हैं फिर वो, ठीक है। तो हालांकि वहां पर लोगों की काफी क्राउड थी, लेकिन फिर भी वो बिना डरे वहां पर आकर सब पर हमला किया। रेकलेस, लापरवाह हुआ करेज ट्रिम्फिड, और जिसने अपने साहस पर जीत हासिल कर रखी हो। एंड द क्राउड ऑफ ह्यूमंस फ्लैड टेरिफाइड, और जो क्राउड था, जो भीड़ थी इंसानों की, वो क्या हुआ, फ्लैड का मतलब है भाग गए, जितने भी इंसान थे वो क्या हुआ, भाग गए, टेरिफाइड, डरे हुए से, लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड, अपनी छड़ियों को, अपने डंडों को पीछे छोड़कर। द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड, और इस प्रकार उस छोटे से बंदर को बचाया गया। वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वर नॉट वेलकम, कई बार ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर हमारे जेल में आ जाते थे जिनका हम स्वागत नहीं करते थे, या ऐसे जानवर नहीं थे जिनका स्वागत किया जाए, जैसे कि स्कॉर्पियंस, बिच्छू वर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल्स, बिच्छू आ जाते थे हमारे कमरे में, स्पेशली आफ्टर अ थंडरस्टॉर्म, विशेषकर जब कोई तेज बादल इत्यादि गरजते थे तब। इट वॉज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, दैट आई वॉज नेवर स्टंग बाय वन, कि आज तक कभी किसी बिच्छू ने मुझे डंक नहीं मारा। फॉर आई वुड कम अक्रॉस दैम इन मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, ऑन माई बेड और सिटिंग ऑन अ बुक विच आई हैड जस्ट लाइंड अप। तो जैसे कि मैंने कई जगह पर बिच्छुओं को देखा, कई बार मेरे बिस्तर पर बैठे होते थे, कई बार जो मैंने किताबें व्यवस्थित की होती थी उन किताबों पर बैठे होते थे, लेकिन आज तक कभी किसी बिच्छू ने मुझे डंक नहीं मारा। I kept a particularly black and poisonous looking brute in a bottle for some time, और ये देखो इस तरीके से जैसे इस बॉटल में रखा गया है, पर्टिकुलरली काले रंग का और एक पॉइजनस, जहरीला दिखने वाला जो पशु है उसको मैंने कुछ समय के लिए बॉटल में रखा। फीडिंग हिम विथ फ्लाइज, और मैं उसे मक्खियां खिलाता था। एंड देन व्हेन आई टाइड हिम अप ऑन अ वॉल विथ अ स्ट्रिंग ही मैनेज टू एस्केप, और जब मैंने उसे एक स्ट्रिंग का मतलब होता है एक धागा, एक धागे के साथ जब मैंने उसे वॉल पे लटकाया तो वह वहां से भाग गया। आई हैड नो डिजायर टू मीट हिम लूज अगेन, और मैं उससे फिर कभी भी खुला नहीं मिलना चाहता। मैं चाहता हूं कि भाई अगर वो मुझे कहीं मिले तो कहीं बंधा हुआ ही हो, खुले में मैं उसे कभी नहीं मिलना चाहता। एंड सो आई क्लीन्ड माई सेल आउट एंड हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर, इसलिए मैंने अपने सेल को, अपने कमरे को पूरी तरह साफ किया और हर जगह उसका शिकार किया। बट ही हैड वैनिश्ड, लेकिन वो गायब हो गया था। यानी कि मैंने एक बिच्छू को पकड़ रखा था कि वो मेरे को काट ना ले, उससे बचने के लिए। फिर एक थोड़ा सा मैंने रस्सी के सहारे उसे दीवार पे छोड़ा तो वो भाग गया। फिर मैंने सब जगह उसको ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे ये मत समझना है कि नेहरू जी को शौक हो रहा है और वो बिच्छुओं को ऐसे बोतल में बंद करके रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को बचाने के लिए। अब रात को तुम्हें तुम्हारे कमरे में बिच्छू मिले तो क्या करोगे? उसको सो तो सकते नहीं हो तुम वहां, क्योंकि तुम्हें नींद आई और पीछे से बिच्छू ने आके डंक मार दिया, क्या करोगे तुम? वो वाली सिचुएशन है। 3 or 4 snakes were also found in my cell, 3 या 4 सांप जो है वो हमेशा मिला करते थे मेरे कमरे में और नियर देम, या मेरे कमरे के पास में। न्यूज ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट, और उनमें से एक की खबर बाहर निकली। एंड देयर वर हेडलाइंस इन द प्रेस, और
प्रेस जो है यानी कि समाचार पत्र जो है उसमें सुर्खियां छप गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य की बात तो यह है या सच ये था, आई वेलकम्ड द डाइवर्जन, प्रिजन लाइफ इन डल इनफ। तो यहां पर क्या है कि आई वेलकम द डाइवर्जन, मैंने इस परिवर्तन का स्वागत किया। प्रिजन लाइफ इज डल इनफ, यानी कि जेल का जो जीवन है बहुत ही नीरस या उबाऊ होता है। एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज एप्रिशिएटेड, और कोई भी इस उबाऊपन को अगर तोड़ दे या इस उबाऊपन में थोड़ी देर के लिए कुछ हलचल मचा दे तो मैं हमेशा उसकी सराहना किया करता था, हमेशा उसकी प्रशंसा करता था। नॉट दैट आई अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक, ऐसा नहीं था कि मैं कोई सांपों की प्रशंसा करता था या सांपों का स्वागत करता था। बट दे डू नॉट फिल मी विथ टेरर, लेकिन वो मुझे कभी भी भयाक्रांत नहीं करते थे, कभी मुझे डराते नहीं थे। एज दे डू सम पीपल, जैसा कि वो कुछ लोगों के साथ करते हैं। यानी सांप कहीं आएगा तो लोगों को डराएगा ही सही, लेकिन यहां पर नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई सांप आ जाते थे लेकिन मुझे कोई डराते नहीं थे। इसलिए उनके आने से मुझे अच्छा ही लगता था कि एक बिल्कुल नीरस जीवन चल रहा है, बैठे हैं दीवार को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। देयर इज नो एक्साइटमेंट इन लाइफ इन प्रिजन, जेल के अंदर लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो कम से कम ये सांप है, ओह सांप आया कुछ तो एक्साइटमेंट है ही जीवन में। तो कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता था लेकिन वेलकम नहीं करता था। आई एम अफ्रेड ऑफ देयर बाइट, मैं उनके काटने से डरता था, ऑफकोर्स निसंदेह। एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सॉ अ स्नेक, और अपने आप को बचाता था, अपनी रक्षा करने का प्रयास करता था अगर मुझे एक सांप दिखाई देता। बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्शन और ओवरवेलमिंग फ्राइट, लेकिन वहां पर नफरत या बहुत ज्यादा भय का कोई मेरे पास कारण नहीं था या ऐसी कोई भावना मेरे मन में नहीं आती थी। सेंटिपिडीज हॉरिफाई मी मच मोर, ये होते हैं भैया, क्या बोलते हो आप लोग इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? बिहार की भाषा में क्या बोलते हो? हम तो यहाँ पे कंचुला बोलते हैं राजस्थान में बोलते हैं कंचुला केचुआ, कंचुला, समथिंग लाइक दैट। आप लोग क्या बोलते हो उसको, बताओ अपनी भाषा में आप क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये जो है सेंटिपिडीज जो है ये मुझे डराते थे ज्यादा सांप की तुलना में। इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्टिव, यानी कि अचानक से कुछ हो जाए उससे ज्यादा, अचानक से जो घृणास्पद भाव आता है उससे ज्यादा भयानक और कुछ नहीं होता। इन अलीपुर गोयल, तो अलीपुर की जो जेल थी जो कि कलकत्ता में थी, आई वोक इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में मैं एकदम से जाग गया। एंड फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर माई फूट, और मैंने महसूस किया कि कोई चीज जो है मेरे पैर पर रेंग रही है। हैं? क्या बोलते हो आप लोग? कंचला, हम भी कंचला ही बोलते हैं। बिच्छू नहीं है ये आमिर, कंगोजर, कतर, ओके, बिच्छू नहीं है, बिच्छू अलग होता है। आई प्रेस्ड अ टॉर्च, और मैंने अपनी टॉर्च को जलाया, आई हैड जो मेरे पास थी, एंड आई सॉ अ सेंटिपिडी, और मैंने एक सेंटिपिडी यानी कंचुला देखा ऑन द बेड, बिस्तर पर। इंस्टिंक्टिवली एंड विथ अमेजिंग रेपिडिटी, यानी कि तुरंत मेरा दिमाग काम करने लगा और साथ ही साथ फुर्ती के साथ आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड, मैं तुरंत उस बिस्तर से बाहर निकला। एंड नियरली हिट द सेल वॉल, और लगभग मैं अपना जो कमरे का जो वो है दीवार है उससे टकराने ही वाला था। आई रियलाइज्ड फुली देन व्हाट पेवलोव्स रिफ्लेक्शंस वर, और तब मैं समझा कि पावलोव जो है ना, पावलोव एक, मैं क्या बताऊं आपको, देखो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं है ना, जिनका नाम है पावलोव। पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पर, कुत्तों पर, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आपका ज्यादा मतलब नहीं है पावलोव से, बस इतना समझ लो। एक मनोवैज्ञानिक है, दिमाग के डॉक्टर हैं, मतलब उस क्षेत्र में बड़े साइंटिस्ट टाइप के हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस किस अवस्था में मनुष्य या पशु पक्षी किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो वो उनका सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत का कि रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, उस दिन नेहरू जी को समझ में आया। इन देहरादून आई सॉ अ न्यू एनिमल, और देहरादून में एक मैंने नया जानवर देखा, और रेदर एन एनिमल विच वॉज न्यू टू मी, या एक ऐसा जानवर जो मैंने पहली बार देखा था या मेरे लिए नया था। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गोल गेट टॉकिंग टू द गोलर, यानी कि मैं जेल के गेट पर खड़ा था और जेलर से बात कर रहा था। When we noticed a man outside carrying a strange animal, तभी हमने ध्यान दिया कि बाहर एक आदमी एक अजीब सा जानवर उठाकर ले जा रहा है। The goiler sent for him, और जो जेलर था उन्होंने उसे बुलाया।
एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन अ लिजर्ड एंड अ क्रोकोडाइल, और मैंने एक ऐसा जीव देखा जो थोड़ा सा तो लिजर्ड जैसा, थोड़ा सा तो छिपकली जैसा था दिखने में, और थोड़ा सा मगरमच्छ जैसा था, यानी छिपकली और मगरमच्छ के बीच की एक चीज देखी। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट का लंबा था, विथ क्लॉज जिसके पंजे थे, एंड स्केली कवरिंग। अब ये देखो स्केल्स होते हैं ना, जैसे ये छोटे छोटे बने हुए, इस तरह की कवरिंग को या इस तरह की छाल या स्किन को आप कह सकते हो कि स्केली कवरिंग उसके ऊपर बनी हुई थी। दिस एनिमल विच वॉज वेरी मच अलाइव, ये जो जानवर था बिल्कुल जिंदा था, हैड बीन ट्विस्टेड राउंड इन अ मोस्ट पेक्युलर वे फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ नॉट, और ये पूरी तरीके से ऐसे घूम करके इसने अपने आप को एक नॉट यानी कि एक गांठ, गिठान बोलते हैं ना, गांठ या गिठान, गांठ की तरह बना रखा था। एंड इट्स ऑनर हैड पास्ड अ पोल थ्रू दिस नॉट एंड वॉज मैरीली कैरिंग इट ऑन दिस फैशन, और इसने, इसका जो ओनर था, इस जानवर का जो मालिक था, वो मालिक ने उसके थ्रू एक पोल डाल रखा था और उसे मस्ती से, खुशी खुशी, मैरीली का मतलब खुशी खुशी उठाकर ले जा रहा था। He called it a bow, वह कहता था कि ये बो है। When asked by the gaoler what he proposed to do with it, और जब जेलर ने पूछा कि वह उसके साथ क्या करने वाला है, he replied with a broad smile, वह बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है that he would make bhujji, a kind of curry out of it. He was a forest dweller, और उसने कहा वह भुज्जी बनाएगा, यानी कि वह उसकी सब्जी बनाकर खाने वाला था उस जीव की। कुल मिला के वो उसका डिनर था, नॉन वेजिटेरियन होगा, वो जीव मिला होगा गोयला जैसा, उसको टांग के ले जा रहा है, बोले क्या करेगा इसका, कुछ नहीं, घर जाओ, कहा चलो गुड नाइट। तो वह एक वनवासी था, यानी जंगल में भटकने वाला व्यक्ति था। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला, फ्रॉम रीडिंग, पढ़ने से, FW चैंपियंस बुक, तो FW चैंपियंस की जो बुक थी उसमें द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, दैट दिस एनिमल वॉज अ पेंगोलिन। अच्छा ओके, द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, यानी कि उनकी जो किताब थी, जिस किताब का नाम था जंगल, सनलाइट में और शैडो में, उसमें बताया गया था कि ये जो जानवर है ये पेंगोलिन है। ठीक है, इस तरह का जानवर था वो। तो ये ना तो मगरमच्छ जितना बड़ा है, ना ही छिपकली जितना छोटा है, उसका नाम क्या है, पेंगोलिन है। ओके, प्रिजनर्स, कैदी, जो लोग जेल में बंद होते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, खासकर वो लोग जिन्हें लंबे समय के लिए सजा हुई होती है, हैव टू सफर मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टारवेशन, ज्यादातर उन्हें पीड़ित होना पड़ता है इमोशनल यानी कि भावनात्मक खालीपन से। ऑफन दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और अक्सर वो खोज में रहते हैं कि उन्हें कुछ संवेगात्मक संतुष्टि मिल जाए, बाय कीपिंग एनिमल पेट्स, कि वह अपने पास में जानवरों के रूप में कुछ पेट रख सकें, एक पालतू जानवर रख सकें। द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैन नॉट कीप देम, एक सामान्य कैदी उन्हें नहीं रख सकता, बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम, लेकिन ऐसे कन्विक्ट्स जिन्हें की मतलब उम्र कैद की सजा हुई है, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता होती है। एंड द गोयल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट, और जेल का जो स्टाफ होता है वो सामान्यतः इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं करता, यानी कि इस बात का विरोध नहीं करता, क्या ठीक है यार अब इसको जिंदगी भर यही रहना है, तो कोई एक साथ में अगर कोई जीव हो तो उसका ध्यान रखते समय टाइम कट जाता है। द कॉमनेस्ट पैट वर स्क्विरल्स, और सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा साधारण या सामान्य जो पैट हुआ करते थे वो स्क्विरल्स हुआ करते थे। एंड स्ट्रेंजली, और अजीब तरीके की बात है, मंगूस, नेवले हुआ करते थे। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन गाउल्स, तो जेल के अंदर डॉग्स अलाउ नहीं थे, बट कैट सीम टू बी एनकरेज्ड, लेकिन बिल्ली रखने के लिए लोग एनकरेज करते थे। अ लिटिल किटन मेड फ्रेंड्स विथ मी वंस, और एक छोटी सी बिल्ली एक बार मेरी दोस्त भी बन गई थी। इट बिलोंग टू द गॉल ऑफिशियल, और ये जेल का जो ऑफिस के लोग थे उसकी बिल्ली थी। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड ही टुक इट अवे विथ हिम, और जब उस ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, तो अपनी बिल्ली अपने साथ ले गया। आई मिस्ड इट, और मैं उसे याद करने लगा। ऑल दो डॉग्स आर नॉट अलाउड, हालांकि कुत्ते अलाउ नहीं थे। आई गॉट टायर्ड अप विथ सम डॉग एक्सीडेंटली इन देहरादून, लेकिन फिर भी मैं कुछ डॉग से एक जुड़ाव महसूस करता था, एक बंधन महसूस करता था, कुछ एक्सीडेंटली, जो अचानक से मुझे डॉग्स मिल गए थे, कहां पर, देहरादून की जेल में।
अ गॉल ऑफिसर हैड ब्रॉट अ बिच, जेल का एक ऑफिसर था, वो एक बिच लेके आया था, यानी कि डॉग लेके आया था, कुतिया लेके आया था, एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड, और फिर उसका ट्रांसफर हो गया, एंड ही डेजर्टेड हर, और उसने उस कुतिया को लावारिस छोड़ दिया। द पुअर थिंग बिकेम अ होमलेस वेंडरर, और वो बेचारी कुतिया जो है वो एक बेघर घुमक्कड़ बनकर, आवारा पशु बनकर रह गई। लिविंग अंडर द कल्वर्ट्स, पुलिया के नीचे रहती, पिकिंग अप स्क्रैप्स, कचरे से कुछ खाने की कोशिश करती, फ्रॉम द वार्डर्स, यानी कि जो वार्डर होता था जेलर के द्वारा जो दिया जाता था, यूजुअली स्टार्विंग, सामान्य समय में वो भूखी मरती थी। एज आई वॉज बींग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द गोयल प्रॉपर, यानी कि जब मुझे जेल से बाहर की तरफ रखा गया था और वहां पर जब मुझे कैद किया गया था, शी यूज टू कम टू मी बेगिंग फॉर फूड, तो वो मेरे पास आया करती थी खाने की भीख मांगने के लिए या कुछ खाने के लिए मांगने के लिए। आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली, और मैं लगातार उसे खाना खिलाता था। एंड शी गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ पप्स, यानी बहुत सारी संख्याओं में उसने पप्स, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया, अंडर अ कल्वर्ट, एक पुलिया के नीचे। मैनी ऑफ दीज वर टेकन अवे, उनमें से ज्यादातर जो कुत्ते के बच्चे थे उन्हें उठाकर ले जाया गया। बट 3 रिमेन्ड, लेकिन 3 पपीज वहीं रह गए। एंड आई फेड देम, और मैं उन्हें भी खिलाया करता था। वन ऑफ द पपीज फेल इल, और उन जो छोटे पपीज थे उनमें से एक बीमार हो गया, विथ अ वायलेंट डिस्टेम्पर, एक वायलेंट रोग से, एंड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, और उसकी वजह से मुझे बहुत समस्या, बहुत परेशानी हुई। आई नर्स्ड हर विथ केयर, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, उसकी सेवा की बहुत ही केयर करते हुए। एंड समटाइम्स आई वुड गेट अप अ डजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट, और कई बार मैं एक ही रात में 1 दर्जन बार, 12 से ज्यादा बार उठता था, टू लुक आफ्टर हर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए। शी सर्वाइव्ड, और वह जीवित रह गई। एंड आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, कि मेरी नर्सिंग यानी मेरी जो सेवा है, खास करके किसी बीमार व्यक्ति की या बीमार पशु की मैंने जो सेवा की, उससे उसका जीवन बच गया। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स फार मोर इन प्रिजन, यानी कि सामान्य जीवन की तुलना में प्रिजन के समय में, जेल के समय में मैं जानवरों के ज्यादा कांटेक्ट में आया, ज्यादा संपर्क में आया, देन आई हैड डन आउटसाइड, जितना कि मैं बाहर नहीं आया। आई हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स, मुझे हमेशा से कुत्तों का शौक था, एंड हैड केप्ट सम, और मैंने कुछ कुत्ते पाल भी रखे थे, बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम, लेकिन मैं कभी उनका ध्यान नहीं रख पाया, प्रॉपरली एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन, मतलब मैं कभी ध्यान से, कभी सही तरीके से उनका ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि दूसरे मुद्दे जो हैं उनसे मेरा ध्यान आकर्षित हो जाता था, दूसरे जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें मैं ज्यादा बिजी रहता था। इन प्रिजन, जेल में, आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, मैं बहुत ही आभारी था उनके साथ के लिए। इंडियन डू नॉट्स एज अ रूल, भारतीय ऐसे नहीं होते, जैसा कि एक नियम है, अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स, कि भैया इंडियंस जो है वो कभी भी एनिमल्स को घरेलू पशु के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं मानते। जैसे भारतीय सभ्यता या संस्कृति में आप देखोगे ना, घर के अंदर कुत्ता पालना अच्छा नहीं माना जाता। आपके घर वालों में भी, जैसे आप में से कई बच्चों ने कोशिश की होगी आज के साल 2 साल पहले, या कुछ ने अभी इस साल ही करी होगी, घर वालों से आके पूछा होगा, पापा एक कुत्ता पाल लो, और पापा का वही इंडियन फादर वाला रिप्लाई आया होगा, एक घर में 2 कुत्ते नहीं रह सकते, या तो तू रहेगा या वो रहेगा, दोनों कुत्तों में से एक कुत्ता रहेगा, एक को तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो या तो वो जाएगा या तू जाएगा। ये स्टैंडर्ड इंडियन फादर रिप्लाई है। जब भी कोई लड़का या लड़की, कोई भी अपने माता पिता से पूछने जाते हैं कि क्या हम अपने घर में एक कुत्ता रख सकते हैं, तो घर वालों का टिपिकली यही रिप्लाई होता है, एक कुत्ता तो पहले ही रखा हुआ है, दूसरे की जरूरत कहाँ है, तेरे को पाल रहे वो कम है क्या, एक और पाल ले। है किस किस के साथ हुआ, एक बार मेरे को बताना ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे साथ हुआ है। चलिए, इट इज रिमार्केबल, ये बहुत ही अद्भुत, एक असाधारण सी बात है, दैट इन स्पाइट ऑफ देयर जर्नल फिलॉसफी, के उनकी सामान्य जो सोच होती है उसके बावजूद भी, ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि जानवरों के प्रति अहिंसा की, दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम, तो सामान्यतः वे बहुत ही ज्यादा केयरलेस, यानी मनुष्य जो है, इंसान जो है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और दयाहीन हो जाते हैं पशुओं के प्रति। इवन द काउ, बल्कि गाय भी,
दैट फेवर्ड एनिमल, जो कि सबसे ज्यादा पसंदीदा पशु माना जाता है, तो लुक्ड अप टू, जब उसका ध्यान रखा जाता है, एंड ऑलमोस्ट वर्शिप्ड, और लगभग लगभग हर घर उसकी पूजा ही करता है, बाय मैनी हिंदूज, बहुत सारे हिंदू करते हैं, एंड ऑफ्टन द कॉज ऑफ राइट्स, और कई बार जो दंगों का कारण भी बनती है, इज नॉट ट्रीटेड काइंडली, उसके साथ भी दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। वर्शिप एंड काइंडनेस, पूजा करना और दयालुता, डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, कभी भी ये चीजें साथ साथ नहीं चल सकती या एक साथ काम नहीं करती हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव एडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल्स एज सिंबल्स, अलग अलग देशों ने प्रतीक के रूप में अलग अलग पशु को चुना है, ऑफ देयर एम्बिशन, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और कैरेक्टर या अपने चरित्र के अनुसार। द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफ जर्मनी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी जो है वह अपना राष्ट्रीय पक्षी किसको मानते हैं, ईगल को। एंड द लॉयन एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड, और लॉयन या फिर बुलडॉग को माना जाता है इंग्लैंड में। द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, फाइटिंग कॉक ऐसा होता है, ये झगड़ालू लड़ाकू मुर्गा होता है। द बियर ऑफ ओल्ड रशिया, पुराने रशिया का भालू। हाउ फार डू दीज पर्टन एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर्स, कितना ऐसा हो पाता है कि ये जो संरक्षक एनिमल्स हैं वो नेशनल कैरेक्टर बन पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अग्रेसिव फाइटिंग एनिमल्स, ज्यादातर देशों ने जो अपने जानवर रखे हुए हैं वो अग्रेसिव हैं, यानी कि बहुत ही क्रूर किस्म के जानवर हैं, यानी कि वो अपने बाकी के देशों को या शत्रु देशों को बताना चाह रहे हैं कि शेर है तेरा भाई, फालतू मुंह नहीं लगने का, ठीक है, मैं तेरे को भालू की तरह फाड़ डालेगा, या मैं लड़ने वाला मुर्गा है, तो मुझे काट के सूप बनाने वाला मुर्गा मत समझियो। तो ज्यादातर देशों ने जो जानवरों के प्रतीक ले रखे हैं वो ऐसे ले रखे हैं जहां पर वो अपने आप को बड़ा खूंखार दर्शाना चाहते हैं। उनमें से ज्यादातर अग्रेसिव, क्रोधी और फाइटिंग एनिमल्स हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि शिकार करने वाले एनिमल है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक नहीं है, दैट द पीपल हु ग्रो अप विद दीज एग्जाम्पल्स बिफोर देम शुड मोल्ड देमसेल्फ कॉन्शियसली। तो ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो लोग जो कि इन उदाहरणों के साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, बिफोर देम, उनसे उनके सामने जो है, मोल्ड देमसेल्फ कॉन्शियसली आफ्टर देम, वे अपने आप को जानबूझ करके, सोच समझ करके वैसा ही झगड़ालू या फिर खूंखार किस्म का बना लेते हैं। एंड स्ट्राइक अप अग्रेसिव एटीट्यूड्स, और शुरू कर देते हैं गुस्सैल व्यवहार करना। एंड रॉर, दहाड़ना। एंड प्रे ऑन अदर्स, और दूसरों का शिकार करना। नॉर इट इज सरप्राइजिंग, और ना ही ये बात आश्चर्यजनक है, दैट द हिंदू शुड बी माइल्ड, कि हिंदू जो है उसे कोमल हृदय का होना चाहिए, नॉन वायलेंट और अहिंसक होना चाहिए। फॉर हिज पैटर्न एनिमल इज द काउ, क्योंकि उसकी जो पूजनीय पशु है या उसका जो प्रिय पशु है वो क्या है, काव है। तो काव उनका पूज्य पशु है या पसंदीदा पशु है, तो इसलिए हिंदू को ज्यादा ज्यादा हिंसक नहीं होना चाहिए, बल्कि अहिंसक और कोमल हृदय का होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा चैप्टर है। कल हम लोग मिलेंगे, और अभी तक नालायक जिसने लाइक नहीं किया, कम से कम लाइक तो कर दो यार, हैं? तुम्हें क्या बढ़िया तोते तोती की कहानी सुनाई मैंने, है, फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, तोते तोतियों। हैं, लाइक कर दो फटाफट से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो विद MCQs एंड अदर क्वेश्चन आंसर्स। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।